हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर स्वागत है आपका नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल हमने भारतीय संविधान के बारे में बेसिक जानकारी ली थी और प्रमुख तथ्यों को जाना था। आज हमारा टॉपिक रहेगा संविधान सभा। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का क्या करा, निर्माण करा। तो टॉपिक लिखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा। तो आज की क्लास में हम जानेंगे संविधान सभा से संबंधित प्रमुख जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उन सभी की जानकारी लेंगे और जो परीक्षा की दृष्टि से क्या रहेंगे, सभी इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में संविधान सभा की मांग कैसे हुई। सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से किसने करी, प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग किसने करी, या अप्रत्यक्ष रूप से, या कांग्रेस पार्टी ने कब संविधान सभा के लिए मांग करी। तो इसमें जो पहला फैक्ट है संविधान सभा में, इसमें आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की गठन की मांग की गई थी, क्योंकि इस विधेयक में कहीं पर भी संविधान सभा का जिक्र नहीं था। तो इस मांग को अप्रत्यक्ष माना गया। क्या माना गया? अप्रत्यक्ष। तो एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की अप्रत्यक्ष रूप से सर्वप्रथम मांग किसने की। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सर्वप्रथम मांग किसने की, तो आप इसका सही आंसर क्या दोगे? बाल गंगाधर तिलक। और किसके माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से। स्वराज विधेयक 1895 विधेयक के माध्यम से। यहीं से एक क्वेश्चन और आता कि राजनीति के संदर्भ में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने करा, पॉलिटिकल वे में, राजनीति के संदर्भ में। तो आप इसका सही आंसर क्या दोगे? बाल गंगाधर तिलक। अगर क्वेश्चन सिंपल आए कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने करा, तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग करा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों फैक्ट अलग अलग याद रखने कि इनको लिख सकते हो नोट करके। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किसने दिया? सर्वप्रथम स्वराज शब्द, स्वराज मतलब अपना राज, ठीक है ना, स्वराज अपना राज। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किसने दिया? तो आप आंसर क्या लिख लोगे? इसका आंसर लिखना स्वामी दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वहीं अगर क्वेश्चन ये आए कि राजनीति के संदर्भ में, राजनीति के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने करा, राजनीति के संदर्भ में स्वराज शब्द का फिर सर्वप्रथम प्रयोग, स्वराज का सर्वप्रथम प्रयोग। तो फिर आंसर आपका क्या आएगा? बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर क्या लिखोगे? बाल गंगाधर तिलक। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्योंकि तिलक जी की तो बात ही चल रही थी कि सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की अप्रत्यक्ष रूप से मांग किसने करी? बाल गंगाधर तिलक। किसके माध्यम से? स्वराज विधेयक 1895। दूसरा फैक्ट जो संविधान सभा से संबंधित है, जो इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने स्वराज शब्द को स्पष्ट किया और कहा कि भारतीय संविधान का जो निर्माण होगा वो भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार ही होगा। तो एक मांग ये भी मानी गई संविधान सभा के गठन की।
तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी, गांधी जी ने क्या कहा था, ये पूछा जाएगा, तो आंसर देना कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण, ये स्टेटमेंट पूछा जाता किस महापुरुष का, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, भारतीयों की इच्छानुसार, इच्छानुसार होगा। गांधी जी ने यहां स्वराज शब्द को थोड़ा स्पष्ट करा। जहां तिलक जी ने कहा कि स्वराज का मतलब पॉलिटिकल, राजनीतिक संदर्भ में कहा कि विदेशी शासन से स्वशासन की प्राप्ति करना ही स्वराज है, गांधी जी ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं, राजनीतिक के साथ साथ नैतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी किसमें शामिल है, स्वराज शब्द में। तो ये पॉइंट याद रखना। फिर यहीं एक क्वेश्चन आता है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू जी। उस रिपोर्ट के आधार पर जब तत्कालीन भारतीय सचिव था बर्केनहेड, तो बर्केनहेड ने भारतीय लोगों को खुला चैलेंज दिया था, खुली चुनौती दी थी कि अगर तुम लोग अपने देश का शासन चला सकते हो तो एक संविधान का निर्माण करके दिखाओ। ठीक है, इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने समिति बनाई। नेहरू, जो नेहरू जी के पिता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, उसके अध्यक्ष रहे। तो 1928 में जब वो रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो उसके आधार पर ही ब्रिटिश भारत का पहला संविधान निर्मित किया गया। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है कि ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान किस रिपोर्ट के पर आधारित था, तो सही आंसर था नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में माइनॉरिटी के लिए और फंडामेंटल राइट्स के प्रावधान थे। तो अगला फैक्ट लिखेंगे हम 1928 से संबंधित, 1928 नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किसने, कौन से अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, उनके नाम पर है, कंफ्यूज मत होना कभी, जवाहरलाल नेहरू आप ऑप्शन में टिक करो। नेहरू रिपोर्ट के आधार पर, के आधार पर, आधार पर ब्रिटिश भारत का, ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान, संविधान बनाया गया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किसकी चुनौती के आधार पर, किसने चैलेंज करा भारतीय लोगों को, तो तत्कालीन सचिव था बर्केनहेड, तत्कालीन भारत सचिव, तत्कालीन भारत सचिव, भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड, बर्केनहेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए, चुनौती के आधार पर, आधार पर। ठीक है, तो यहां भी ये क्वेश्चन आता, तो इसको भी आप याद रखना। हालांकि बाद में मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने नेहरू रिपोर्ट का और इस संविधान का क्या करा, विरोध करा, तो ये फिर फाइनली डिसाइड नहीं हो पाया। और जो सोच थी बर्केनहेड की कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सहमति बनी नहीं पाएगी, ये लोग आपस में सहमति बनाई नहीं पाएंगे, और वो बात क्या हुई, सही साबित हुई। तो इसमें हमने तिलक जी के जो स्वराज विधेयक में मांग, महात्मा गांधी की 1922 में की गई मांग, और नेहरू रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए ब्रिटिश भारत के पहले लिखित संविधान के बारे में देखा। अगला जो फिर एक क्वेश्चन आता कि संविधान सभा की प्रत्यक्ष रूप से सर्वप्रथम मांग, वो भी व्यक्तिगत रूप से किसने करी, तो इसमें हम जानेंगे एक व्यक्ति का नाम, व्यक्ति हैं एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय, और 1934 की बात है, 1934, एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से सवाल आया है, इसमें देखेंगे हम
इसमें क्वेश्चन लिखना, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की, संविधान सभा की गठन की मांग की, गठन की मांग की। एक फैक्ट जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वह पहली राजनीतिक पार्टी जिसने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की तो 1935 में कांग्रेस के द्वारा। तो ये पॉइंट याद रखना। (1935) का फैक्ट। 1935 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शॉर्ट में लिख देता हूं कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस द्वारा क्या संविधान सभा के गठन की मांग की गई। संविधान सभा के गठन की मांग। तो ये तो सभी तथ्य फैक्ट हमने जाने जो भारतीय लोगों द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई। अब फिर यहां से क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजी सरकार थी, उसके द्वारा भारतीयों के लिए क्या क्या ऑफर दिए गए संविधान सभा गठन के लिए। तो इसी में देखो ध्यान देना, इसमें हम जानेंगे सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये सभी जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है। इसमें क्या था, जैसे प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर 1919 तक, तो उसमें भारतीय सेना ने ब्रिटेन की तरफ से हिस्सा लिया द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में। और उस समय तो गांधी जी ने भी प्रोत्साहित करा, गांधी जी ने भी भारतीय लोगों से कहा कि ब्रिटेन की तरफ से लड़ना हमारा नैतिक क्या है, कर्तव्य है। यहां तक कि गांधी जी पर भर्ती कराने वाला एजेंट, उनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट, दलाल तक बोला भारतीय लोगों ने। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा, स्टार्ट हुआ, तो ब्रिटिश सरकार को ये उस समय आभास था या उनको ऐसा भ्रम हो गया कि भारतीय सेना फिर से हमारी तरफ से लड़ेगी। परंतु उस समय जो कांग्रेस मंत्रिमंडल था 1939 में, उन्होंने इस बात को लेकर ही इस्तीफा दे दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में हम ब्रिटेन के साथ नहीं है अब। और उन्होंने नारा भी दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई। तो अब अंग्रेज बार बार ऑफर देंगे, प्रस्ताव देंगे कि हम तुम्हारे लिए संविधान सभा का गठन करेंगे अगर तुम हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में क्या दो, साथ दो। तो इसी में पहला फैक्ट जो अंग्रेजों से संबंधित है, इसमें पहला फैक्ट जो अंग्रेजी सरकार से संबंधित है, अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त 1940 में आया था, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आए कि अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजी सरकार द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किस में कही गई थी, तो सही आंसर लगाना अगस्त प्रस्ताव। अंग्रेजों द्वारा या अंग्रेजी सरकार द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की बात कही गई। परंतु इन्होंने, अंग्रेजों ने एक बात बोल दी है इसमें कि जो हम संविधान सभा बनाएंगे उसमें अधिकांश भारतीय होंगे। एक शब्द बोला अधिकांश। अब अधिकांश का मतलब ये था कि कुछ अंग्रेज भी शामिल होंगे। तो भारतीय लोगों ने या भारतीय जनता ने इसको क्या करा, अस्वीकार कर दिया। तो अगस्त प्रस्ताव के ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि क्या कहा गया था, जिसमें अधिकांश, ये अधिकांश शब्द भारतीय लोगों को ये समझ नहीं आया कि अधिकांश बोलने, इसका मतलब ये अंग्रेज भी बैठेंगे संविधान सभा में, फिर इनकी विचारधारा का प्रभाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर होगा। तो अधिकांश लोग क्या होंगे, या सदस्य भारतीय होंगे, भारतीय होंगे।
तो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ही थी, तो भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया तो इस बात पर सहमति, अगस्त प्रस्ताव पर नहीं सहमति बन पाई। फिर 2 वर्ष बाद, अब उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहते हैं विंस्टन चर्चिल। तो वो एक व्यक्ति जिसका नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजते हैं, और उस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन के रूप में भारत आता है वो 1942 में। तो अब हम क्रिप्स मिशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि उसमें भी संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी। तो नेक्स्ट जो रहेगा क्रिप्स मिशन कौन थे इसके? क्रिप्स मिशन 1942। इसमें एक ही सदस्य थे। ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछता कि क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य आए थे। तो एकमात्र सदस्य कौन थे? वही इसके अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष वे एकमात्र यही थे, वे एकमात्र सदस्य कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये आंसर देना। क्रिप्स मिशन में क्या कहा अंग्रेजों ने? भारतीय लोगों से कहा कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, तो हम सेकंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद तुम्हारे लिए संविधान सभा का गठन कर देंगे। अब इसमें क्योंकि कहा गया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो इस पर गांधी जी एक कमेंट करते हैं क्रिप्स मिशन पर कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, उत्तर दिनांकित चेक है। और उसमें एक वक्तव्य और जुड़ जाता, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में उधर जर्मनी ने ब्रिटेन की हवा खराब कर रखी थी, तो इसमें एक वाक्य और जोड़ दे, जिसका बैंक नष्ट होने वाला। इसमें गांधी जी का तात्पर्य यह था कि तुम लोग तो खुद ही हारने वाले हो द्वितीय विश्व युद्ध में, तुम प्रॉमिस करे द्वितीय विश्व युद्ध की बाद की बात। तो इसमें क्या कहा गया था? पहले इसकी हम रिपोर्ट को जान लेते हैं। संविधान सभा के बारे में क्या कथन था इसका कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, मतलब जब भी समाप्त हो जाएगा। अब देखो, प्रथम द्वितीय तो बाद में नाम पड़ा, युद्ध की समाप्ति भी आ सकता। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा के गठन की बात थी। संविधान सभा के गठन की बात थी। ठीक है, अब इस पर पूछा जाता क्रिप्स मिशन पर गांधी जी की टिप्पणी। तो गांधी जी ने क्या कहा? तो गांधी जी की टिप्पणी लिखेंगे, अगले देखते हैं। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक का नाम दिया। इसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। और बाद में क्या जोड़ा? जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। यह क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है, जिसका बैंक यहां बैंक का तात्पर्य ब्रिटेन से है, जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। यहां तक कि गांधी जी ने स्टेफोर्ड क्रिप्स के बारे में टिप्पणी करी कि ये गोरी चमड़ी वाला व्यक्ति अंदर से, दिल से कितना काला दिखाई देता है, इसके अंदर कितना पाप है। ये प्लान कर रहे हैं हमारे, एक गेम खेल रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, फिर कौन संविधान सभा गठन की मांग कर रहा है, कौन मांगेगा और कौन हम संविधान सभा गठन कर रहे हैं। तो ये टिप्पणी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में कि पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद करना है। और फिर कुल मिलाकर इसको भी अस्वीकार कर दिया गया।
क्रिप्स मिशन को भी क्या करा गया, तो क्रिप्स मिशन भी अस्वीकार कर दिया गया भारतीय लोगों द्वारा, इस पर भी सहमति नहीं बनी। फिर ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, आम चुनाव होते हैं, जिसमें लेबर पार्टी के एक नेता क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन बनते हैं, क्लीमेंट एटली। तो अगला जो देखेंगे हम टॉपिक जो इनसे रिलेटेड रहेगा, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसने भेजा था, पहला क्वेश्चन। अब वो चर्चिल वहां से हट चुके हैं प्रधानमंत्री पद से, कौन आ चुके हैं वहां पर, कौन प्रधानमंत्री आ चुके हैं, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, एटली। पार्टी कौन सी, लेबर या मजदूर, इनकी राजनीतिक पार्टी कौन सी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता कि वो किस पार्टी से थे, मजदूर पार्टी। तो याद रखना इनकी पार्टी भी, क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बने। देखो ऐसा बताया जाता, थोड़ा क्लीमेंट एटली का झुकाव भारत की तरफ था, ठीक है, और गांधी जी के ये मित्र भी रहे थे, ऐसा बताया जाता। तो इनका थोड़ा भारत के प्रति थोड़ा प्रेम था। तो इन्होंने, एटली ने 3 लोगों को, जो 3 वहां के कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, उनको भेजा और संवैधानिक सुधारों के लिए भेजा कि संविधान सभा के गठन की वहां प्रक्रिया क्या करो, स्टार्ट करो, लोगों को सहमत करो, और ये देखो कि भारतीय लोग शासन चलाने में सक्षम हुए या नहीं हुए। तो वो 3 लोग कौन थे जो आए इसमें, उन तीनों के नाम हमको याद रखने। कैबिनेट मिशन में एक व्यक्ति थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, ये तीनों कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। ये क्वेश्चन भी एक बार पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2013 की जो भर्ती हुई थी उसमें ये पूछा हुआ कि कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। तो एक तो थे इसमें पैथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे इसके, एक स्टेफोर्ड क्रिप्स था जो पहले भी आ चुका था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और एक व्यक्ति थे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। तो ये तीनों नाम आप याद रख लेना। ये तीनों थे किसमें, कैबिनेट मिशन में। इससे ज्यादा कहीं गुना इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, अब जाके सहमति बनेगी भारतीय लोगों और किसके बीच, अंग्रेजों के बीच, और संविधान सभा का गठन करा जाएगा किस मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करना, नोट करना। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही, के आधार पर ही भारत के लिए जो जिसका काम क्या था, संविधान का निर्माण करना, भारत के लिए संविधान सभा के गठन, संविधान सभा का गठन लिखना, संविधान सभा का गठन किया गया, गठन किया गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। कई बार एग्जाम में आया कि संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ, ऑप्शन यही आएंगे, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो ये याद रखना। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता क्लीमेंट एटली से संबंधित,
एक क्वेश्चन ये आता कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता। तो इसका भी सही आंसर क्या बैठेगा, क्लीमेंट एटली। तो लिख सकते हो भारत की स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो इसका भी आंसर क्या दोगे, क्लीमेंट एटली। ठीक है। हालांकि विंस्टन चर्चिल ने, जो कंजर्वेटिव पार्टी के एक नेता था, उसने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को विजय दिलाई, परंतु चुनाव हार गया। ठीक है। प्रधानमंत्री बने थे क्लीमेंट एटली। इन्होंने ही क्या भेजा था, कैबिनेट मिशन। यहां तक सभी को क्लियर। इससे आगे अब देखो, हम देखेंगे कि संविधान सभा का जो गठन हुआ, सदस्यों की संख्या निर्धारित कैसे हुई। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर यह निर्णय हुआ कि प्रत्येक जो 10 लाख की आबादी है उस पर से एक सदस्य आएगा, संविधान सभा का एक सदस्य आएगा। उस समय आबादी भारत की लगभग 40 करोड़ थी, तो कुल संख्या 389 निर्धारित की गई। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित हुई, 389। तो किस योजना के आधार पर, क्वेश्चन आए, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित हुई, 389, 389, 389 निर्धारित हुई। और दूसरा पॉइंट याद रखना कि उस समय जो भारत की स्थिति थी, भारत में देखो एक तो प्रांत थे जिनको ब्रिटिश प्रांत बोलते थे, और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे, और एक देशी रियासतें जिनको रजवाड़े बोलते थे। तो ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र ये तो ब्रिटेन के सीधे नियंत्रण में थे, जबकि देशी रियासत सीधे नियंत्रण में नहीं थी। तो अब ये 389 सीटों में से कहां से कितनी सीटें आई, तो कुल सीट 389 थी। 389 में से देखो 292 सीटें, 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से। और ये जितने व्यक्ति आएंगे 292, ये निर्वाचित होकर आएंगे, चुने जाएंगे। क्या आएंगे, निर्वाचित, इनका चुनाव होगा संविधान सभा के सदस्य के लिए। 4 सदस्य जो आएंगे, 4 सदस्य वो रहेंगे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। 4 सदस्य कहां से रहेंगे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगे। ठीक है। और ये भी निर्वाचित होंगे, ये भी क्या होंगे, निर्वाचित। ये भी, इनका भी चुनाव होगा। क्या होगा, चुनाव, जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे कि चुनाव कैसे हुआ संविधान सभा का। अब एक क्वेश्चन तो ये आता कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने आए, 292। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने आए, 4। तो क्वेश्चन ये आता कि ब्रिटिश भारत से कितने आए। तो ब्रिटिश भारत में हम दोनों को शामिल कर लेंगे, क्योंकि प्रांत, ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या कहलाएंगे, ब्रिटिश भारत। क्या कहलाएंगे, ब्रिटिश भारत, क्योंकि ये सीधे नियंत्रण में थे अंग्रेजों के। ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ब्रिटिश भारत से जो हम दोनों को जोड़ देंगे, 292 भी और ये 4 भी, तो कितने हो जाएंगे, 296। फिर जो देशी रियासतें थी उनके 93 सदस्य आए। कितने, 93 देशी रियासतों से आए, जहां पर राजा होते थे, देशी रियासतों से। इनको रजवाड़े भी बोल सकते हो, रजवाड़े भी आ सकता है एग्जाम में, तो ये याद रखना। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये मनोनीत हुए थे, ये निर्वाचित नहीं हुए। अब ये तो राजा हैं, अब राजा को चुनाव लड़ने की क्या जरूरत, तो ये तो डायरेक्टली बुलाए गए।
तो ये क्या हुए थे, मनोनीत, ये मनोनीत हुए थे, इनके लिए इनका चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है, 93 देशी रियासत। फिर सवाल यहां से देखो कैसे बन सकता है, और सवाल अगर एग्जामिनर और थोड़ा गहराई से पूछेगा कि वो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, उनके नाम पता होने चाहिए हमको। तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में एक नाम आएगा आपका, ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में दिल्ली, आज भी कैंसर शासित प्रदेश है भारत में, उस समय भी थे। एक नाम दिल्ली, एक जगह थी कुर्ग, कुर्ग है कर्नाटक में, कर्नाटक। एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था अजमेर मारवाड़, अजमेर मारवाड़, ये था राजस्थान, राजस्थान। और चौथा जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान, चौथा क्या था, बलूचिस्तान। ये कहां पर है, वो इस समय पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये चारों चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के नाम याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन जो आमतौर पर पूछा जाता एग्जाम में कि कौन सी प्रमुख देशी रियासत थी जिसने हिस्सा नहीं लिया संविधान सभा में, तो आप आंसर दोगे हैदराबाद। हैदराबाद में कौन होता था शासक, निजाम। ये बात भी याद रखना, सामान्य छोटे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निजाम कहाँ के शासक होते थे, हैदराबाद के। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना इसको, कि नोट लिखना, हैदराबाद, हैदराबाद देशी रियासत ने, रियासत ने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया, सभा में हिस्सा नहीं लिया, कोई प्रतिनिधि नहीं आया, हिस्सा नहीं। और कौन होते थे यहां पर, निजाम, यहां का शासक क्या कहलाता था, निजाम। ठीक है, तो ये थी 389 सीटें, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 292, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 93 देशी रजवाड़े, ये मनोनीत थे। यहीं पर ध्यान रखना, ये जो 292 जो ब्रिटिश प्रांतों से थे, ये टोटल 11 प्रांतों से आए थे। कितने प्रांतों से, 11। ये वाले सदस्य 292 ये 11 प्रांतों से थे, 11 प्रांतों से चुने गए थे। ठीक है, उसमें भी अगर क्वेश्चन, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के संदर्भ में भी पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसी अन्य एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, तो ये भी लिखना, सर्वाधिक प्रतिनिधि, सर्वाधिक प्रतिनिधि। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां से थे, ठीक है, तो आप आंसर क्या दोगे, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। और कितने थे, यानी उत्तर प्रदेश से 55, 55। ये कहां भाग गया था, संयुक्त प्रांत से यानी यूपी से कितने थे, 55। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी याद रखना। साथ ही साथ ये भी याद रखना, कुल सदस्यों में से महिला सदस्य संख्या कितनी थी, तो महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 महिला। चलो आगे लिखते हैं इसको, महिला सदस्यों की संख्या, महिला सदस्य। तो याद रखना, यह फैक्ट पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, एक फैक्ट और आता कि 15 महिला सदस्यों में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। ठीक है, तो बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल,
एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य है, मुस्लिम महिला सदस्य थी। अच्छा फैक्ट है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। अब देखो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में काफी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चयन, निर्वाचन कहाँ से हुआ था, कहाँ से चुने गए थे। तो उनकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब उन्होंने कांग्रेस की तरफ से पहले बंबई प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़ा, बंबई क्षेत्र से, तो वो चुनाव हार गए संविधान सभा के लिए। फिर मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने पूर्वी बंगाल, जो बांग्लादेश है आज वर्तमान में बांग्लादेश, वहां उस क्षेत्र से चुनाव लड़ा, तो वो संविधान सभा के लिए चुन लिए गए। परंतु आज़ादी के बाद जब 1947 के बाद कहाँ पर वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में, तो उनको दोबारा से संविधान सभा में लाया गया। तो दोबारा से उनका जो चुनाव हुआ वो बंबई प्रेसिडेंसी के पुणे क्षेत्र से हुआ। बताया जाता है कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने उनके लिए एक सीट खाली कराई थी। सीट छोड़ी थी एमआर जयकर ने। किसने छोड़ी थी? एमआर जयकर। फिर वो कांग्रेस की तरफ से चुनकर संविधान सभा में आए। तो इसमें लिखना पहले एक फैक्ट कि जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, ठीक है। चुनाव हुए तो इनमें पहला निर्वाचन देखेंगे हम डॉक्टर अंबेडकर जी का। इनसे सवाल आता, अंबेडकर जी का निर्वाचन, ठीक है। संविधान सभा के लिए तो 3 बातें याद रखनी है। प्रारंभ में बंबई क्षेत्र से चुनाव हार गई, प्रारंभ में बंबई क्षेत्र से चुनाव हार गई। क्योंकि थोड़ा देखो उस समय तिलक जी ने भी एक कमेंट करा था इनके लिए कि ना जाएं संविधान सभा में, कि मैं डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा के अंदर तो क्या खिड़कियों तक नहीं भटकने दूंगा। तो कुल मिला के बताते हैं कि जब कांग्रेस का इतना समर्थन था नहीं तो चुनाव ये हारी गई। बाद में मुस्लिम लीग की सहायता से पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए। और फिर मैंने तुम्हें कहानी बताई कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद पूर्वी पाकिस्तान बन गया, पूर्वी बंगाल, तो वो हिस्सा जो इनका निर्वाचक क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया। तो अंतिम रूप से कहां से निर्वाचित हुए? बंबई के पुणे क्षेत्र से। तो लिखना अंतिम रूप से बंबई के पुणे क्षेत्र से, पुणे से चुने गए। और किसकी सीट पर? एमआर जयकर। बताया जाता है इन्होंने अपनी सीट खाली करी थी सीट पर, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। किसके बारे में? डॉक्टर अंबेडकर के निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन। मोस्टली एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, अंतिम रूप से चयन कहां से हुआ। कभी कभी अगर विकल्प में पुणे क्षेत्र, बंबई क्षेत्र ना दे तो पूर्वी बंगाल भी पूछते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको ये तीनों बातें ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे कि संविधान सभा के सदस्यों का जब 1946 में जुलाई 1946 में चुनाव हुआ तो चुनाव की पद्धति क्या थी, कैसे चुने गए, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे, देखो बात ध्यान रखना, जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ तो उसमें जो हमें बातें जाननी है, एक तो चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ। क्या हुआ? अप्रत्यक्ष विधि से, यानी जो जनता ने इसमें डायरेक्टली वोट नहीं डाली, जनता ने प्रांतों के सदस्य चुने, निर्वाचित सदस्य, जिनको वर्तमान में एमएलए बोल सकते हो आप। फिर उन लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो पद्धति क्या थी? अप्रत्यक्ष।
संविधान सभा के चुनाव में पूछे जाएंगे। पहला लिखना पॉइंट, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव ठीक है, कैसे हुआ? इसमें मैं कई पॉइंट लिख रहा हूं, जिसमें नंबर ए लिखेंगे हम, अप्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि से? अप्रत्यक्ष विधि से। अप्रत्यक्ष विधि का मतलब समझ में आया? जिस चुनाव में जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती, जैसे ग्राम पंचायत के चुनावों में जनता डायरेक्ट वोट डालती है तो प्रत्यक्ष चुनाव। वहीं जब ब्लॉक प्रमुख चुना जाता तो ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में हम लोग किसको चुनते हैं? बीडीसी को चुनते हैं। बीडीसी लोग किसको चुनते हैं? प्रमुख को चुनते हैं। तो वो चुनाव पद्धति कैसी है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष विधि से हुआ। दूसरा, किसने वोट डाला? प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने मतदान करा। ठीक है, वोट इसमें बी पॉइंट रखना, प्रांतीय, जो प्रांत से जितने भी प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने मतदान किया जो जनता द्वारा चुने गए थे, एक पॉइंट ये याद रखना। एक पॉइंट ये भी याद रखना है आपको, चुनाव की पद्धति में ही चुनाव कैसे हुआ, कि चुनाव जो हुआ अप्रत्यक्ष विधि से हुआ। दूसरा पॉइंट, किसने मतदान करा ये मालूम चल गया। एक पॉइंट याद रखना कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव हुआ। सी पॉइंट इसमें याद रखना, 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव हुआ, यह एक सदस्य चुना गया। यह भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और चुनाव जो हुआ ना, वो सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ और ना ही सार्वभौमिक मताधिकार हुआ। सभी लोगों ने वोट नहीं डाली, जितनी जनता थी। कुछ प्रबुद्ध, शिक्षित और अमीर लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिला। तो चुनाव तो वयस्क मताधिकार पर हुआ, परंतु सार्वभौमिक रूप से नहीं हुआ। ठीक है ना? तो इसी में डी पॉइंट याद रखना, चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ, किंतु सभी लोगों ने वोट नहीं डाले। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं, किंतु सभी लोगों ने वोट नहीं डाले। सभी जनता ने या सभी लोगों ने मतदान का प्रयोग नहीं किया। ये पॉइंट भी याद रखना। ये क्वेश्चन आते हैं, जब ऑब्जेक्टिव में देखोगे तो एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता कि चुनाव अप्रत्यक्ष था, किसने वोट डाले, मतदान किसने करा, कितनी आबादी पर एक कैंडिडेट चुने गए, या क्या सभी लोगों ने वोट डाले, तो सभी लोगों ने वोट भी नहीं डाले। और चुनाव का आधार सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ। किसके आधार पर? सांप्रदायिकता के आधार पर। मतलब सीटें रिजर्व कर दी गई, मुस्लिम लीग के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, निर्दलीय अन्य के लिए अलग। तो जो 296 सीट थी, टोटल कितनी थी? 296। कितनी सीट थी जिनके लिए चुनाव होना था? चुनाव देखो 389 में से मैं बार बार बता रहा हूं, चुनाव केवल 296 के लिए हुआ। 93 तो लोग मनोनीत होकर आए थे। तो 296 से ऐसे 208 कांग्रेस के सदस्य चुने गए। सबसे ज्यादा बहुमत इसी को मिला, कांग्रेस पार्टी को। तो 208 कैंडिडेट किसके आए चुनकर? कांग्रेस के सबसे अधिक। ठीक है। मुस्लिम लीग के 73,
मुस्लिम लीग, और 15 में अदर्स अन्य छोटे मोटे दल या निर्दलीय कैंडिडेट। ठीक है, तो इस टाइप से चुनाव का आधार सांप्रदायिकता था। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर। अब देखो आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। इसी में देखो क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया। ठीक है, तो एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो लिखना बी.एन. राव, बेनेगल, नरसिंह राव। ठीक है, ये क्या कौन बने, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। फिर 2 व्यक्तियों के नाम याद रखना जिन्होंने संविधान सभा का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये भी फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, तो लिखना तेज बहादुर सप्रू एवं तेज बहादुर सप्रू एवं जयप्रकाश नारायण दोनों ने संविधान सभा का सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, देखो आज की क्लास में हमने मोस्टली जो चर्चा करी कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ या संविधान सभा की मांग कैसे कैसे हुई। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आज की क्लास को हम थोड़ा यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि बाकी चर्चा हम इस टॉपिक पर कल करेंगे। अब संविधान सभा का गठन हो चुका है, लोग आ चुके हैं, अब ये एक जगह बैठ कर मीटिंग करेंगे। 9 दिसंबर 1940 को पहली मीटिंग होगी, जिसमें सर्वसम्मति से सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा। फिर 11 दिसंबर को मीटिंग होगी, जिसमें फिर स्थायी अध्यक्ष चुने जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर को फिर मीटिंग में नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और उसी उद्देश्य प्रस्ताव से भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का विकास होगा। तो फिर आगे चलकर संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करेगी। स्वीकृति प्रदान करने के बाद उसी दिन निर्णय लेगी कि भारत के लिए एक संविधान बनाएंगे। फिर संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा, अनेक समितियों का गठन होगा, जिसमें प्रारूप समिति मुख्य रहेगी। उन सभी कार्यों को हम देखेंगे, ये सभी जानकारी देंगे हम कल की क्लास में। आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।